दिल्ली को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए डीडीए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या है वो कदम? खबरों के बीच आपको बताएंगे। नमस्कार, टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा 3 खास खबरों पर जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही है। क्या कुछ खास आज रहा, आइए डालते हैं नजर। दिल्ली को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए डीडीए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ करार किया है। इसरो की मदद से डीडीए अपनी खाली पड़ी जमीन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा और जहां कहीं भी अवैध कब्जा या अतिक्रमण हुआ है उसकी पहचान कर उसे मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस दिशा में काम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि अवैध कब्जे और अतिक्रमण ने दिल्ली का नक्शा ही खराब कर दिया। अकेले डीडीए के लगभग 400 भूखंडों में झुग्गियां हैं और अधिकांश अनधिकृत कॉलोनियां भी सरकारी जमीन पर बसी हैं। अवैध कब्जे और अतिक्रमण के इस चक्र को रोकने के लिए डीडीए ने अब तकनीकी मदद का सहारा लेने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार डीडीए ने भूमि अभिलेखों के समुचित प्रबंधन के लिए भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। इसमें भूमि अभिलेख प्रबंधन, अतिक्रमण प्रबंधन और विध्वंस गतिविधियों की निगरानी सहित प्रमुख गतिविधियां शामिल होंगी। पहले चरण में डीडीए ने इसके लिए 4000 से अधिक भूखंडों का चयन किया है। इसके अलावा समय समय पर अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट फोटो लेने सहित अन्य तकनीकी सहायता भी ली जाएगी। आपको बता दें, डीडीए ने दिल्ली के नियोजित क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 1500 कॉलोनियों के लेआउट प्लान को भी डिजिटलाइज किया है और इन सभी मानचित्रों को सैटेलाइट इमेज की मदद से तैयार किया गया है। सभी मैप और लेआउट प्लान डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब इनकी सहायता से जीआईएस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक भूखंड और कॉलोनी के संबंध में विशेषताओं, आयामों, भूमि उपयोग आदि का सत्यापन किया जा सकता है। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि जन शिकायतों के निवारण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब सक्षम एप्लीकेशन की एक मजबूत प्रणाली लागू की गई है। इसे जल्दी केंद्र सरकार के अन्य केंद्रीकृत प्रणालियों, केंद्रीकृत लोक शिकायत पता और निगरानी प्रणाली और एलजी लिसनिंग पोस्ट के साथ ही एकीकृत किया जाएगा। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए एसटीएफ का शिकायत निवारण तंत्र भी शिकायत निवारण प्रणाली की एक अतिरिक्त विशेषता है। पिछले 2 वर्षों में एसटीएफ के जरिए 1,32,049 अन्य शिकायतों के 60,187 मामलों का ऑनलाइन समाधान किया गया। पीएम मोदी ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष भर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ हादसे को याद कर बताया कि उन्होंने हादसे के वक्त फंसे संतों को बाहर कैसे निकाला था। आप भी सुनिए। लेकिन कभी कभी मैं अनुभव करता हूं और उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता। जब केदारनाथ जी में बहुत बड़ा हादसा हुआ, देश भर के यात्री जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे थे। उत्तराखंड में और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और केरल के ही श्रीमान एंटोनी रक्षा मंत्री थे। इन सबके बावजूद भी मुझे अहमदाबाद में, मैं मुख्यमंत्री गुजरात में, शिवगिरी मठ से मुझे फोन आया कि हमारे सारे संत फंस गए हैं, उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो कहां है, क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मोदी जी, ये काम आपको करना है। मैं आज भी सोच नहीं पाता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी सरकारें होने के बावजूद भी शिवगिरी मठ ने इस काम के लिए मुझे आदेश किया और ये गुरु महाराज की कृपा रही कि गुजरात में मेरे पास उतने तो संसाधन नहीं थे, फिर भी मुझे उस पुण्य कार्य का सेवा का मौका मिला और सभी संतों को सुख रूप में वापस ले आ पाया और शिवगिरी मठ पहुंचा पाया।
उस फोन कॉल से ही मेरे लिए सचमुच में वो हृदय को छूने वाली घटना थी कि ऐसा क्या गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा कि इस पवित्र कार्य के लिए आपने मुझे चुना। आज ये भी शुभ अवसर है। इस अवसर में मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। तीर्थदानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालयम की गोल्डन जुबिली, ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में, भारत के इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। वर्कला को तो सदियों से दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब 6 से 12 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा। इस टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इससे पहले मार्च के महीने में 12 से 15 साल तक के बच्चों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई थी। अब डीसीजीआई ने 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने का फैसला किया है। वहीं समाचार एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने 5 से 12 साल के बच्चों को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाने की भी इजाजत दे दी है। दरअसल कोरोना वायरस के पिछले लहर में बच्चों पर ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस नए वेरिएंट एक्सी का चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते स्कूलों को खुलने के बाद इस मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो पिछले 3 हफ्तों में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षणों में बढ़ोतरी नजर आई है। वहीं अब मंजूरी के बाद सरकार जल्द ही एक गाइडलाइन जारी कर सकती है, जिसमें बताया जाएगा कि देश में कब और कैसे वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। नवनीत राणा चर्चा में बनी हुई है। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र पुलिस पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उन पर अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने पलटवार किया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है, जिसको खार पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है। इसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, पति और विधायक रवि राणा थाने में बैठकर चाय कॉफी पीते दिख रहे हैं। बता दें कि इससे पहले नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा गया था कि पुलिस ने उन पर जातिगत टिप्पणी की। इतना ही नहीं, नवनीत ने कहा था कि पुलिस ने उनको पीने का पानी भी नहीं दिया था और बाथरूम भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था। स्पीकर को चिट्ठी में नवनीत राणा ने क्या लिखा था? सोमवार को नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। नवनीत राणा ने चिट्ठी में लिखा कि मुझे 23 तारीख को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 23 अप्रैल को मुझे पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ी। रात को मैंने कई बार पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन रात भर मुझे पानी नहीं दिया गया। नवनीत ने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने ये कहा कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ, इसलिए वह मुझे उसी गिलास में पानी नहीं दे सकते जिसमें वे लोग पीते हैं। मतलब मुझे मेरी जाति की वजह से पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। मैं यहाँ जोर देकर कहना चाहती हूँ कि मेरी जाति की वजह से मुझे बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया। नवनीत आगे कहती हैं कि मुझे रात को बाथरूम जाना था, लेकिन पुलिस स्टाफ ने मेरी इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे गाली दी गई। कहा गया कि नीची जात वालों को वे अपना बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने देते। लाउडस्पीकर विवाद के बीच राणा दंपति ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। राणा दंपति के इस ऐलान के बाद सुबह से ही उनके घर के बाहर शिव सैनिक भारी संख्या में जुट गए। उन्होंने दिन भर राणा दंपति के घर के बाहर हंगामा किया।
शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में शिव सैनिकों ने कहा कि उनके लिए मातोश्री मंदिर की तरह हैं। शिव सैनिकों ने कहा कि राणा दंपत्ति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शिव सैनिकों की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A धर्म, जाति या भाषा के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए इसी के तहत दर्ज किया और राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। फिर उनको जेल भेज दिया गया। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर आज मंगलवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन उनको अभी राहत नहीं मिली है। दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा। सेशन कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्र लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और खार थाने में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा विशेषाधिकार और आचार समिति ने MHA से पहले एक रिपोर्ट मांगने को कहा था। बुलडोजर के एक्शन की चर्चा के बीच दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सोरेन ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में शाहीन बाग, सरिता विहार और कालिंदी कुंज में भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यहाँ लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सोरेन ने कहा कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है। मेयर मुकेश सोरेन ने कहा कि हम दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे हैं। दिल्ली में रोहिंग्या व बांग्लादेशियों ने बहुत जगहों पर कब्जा किया हुआ है। शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सोरेन ने कहा कि हमने सर्वे किया था, अब रिपोर्ट आ गई है। जितना और जहां अतिक्रमण है, अब उस पर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार को घेरा। आपको बता दें, मुकेश सोरेन ने दिल्ली की आप सरकार और केंद्र की पिछली कांग्रेस सरकार को भी घेरा है। वह बोले कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस और 7 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी दिल्ली वालों को लेकर कुछ नहीं सोचा। उन्होंने आगे कहा कि दोनों ही सरकारों ने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया, लेकिन दिल्ली के नागरिकों की कभी चिंता नहीं की। मेयर ने कहा कि दिल्ली वाले पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके विधायक रोहिंग्याओं को पानी पहुंचा रहे हैं। मुकेश ने आगे आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार रोहिंग्यों को नाइट शेल्टर्स में बसा रही है और उनको खाना दे रही है। दिल्ली और पंजाब के बीच मंगलवार को एक समझौते पर सहमति बनी है। बता दें कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में दिल्ली और पंजाब के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। इस एग्रीमेंट के जरिए दोनों राज्य शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के मसले पर एक दूसरे से सीख लेंगे, जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे और अपने अपने राज्य में लागू करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी है। जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है, जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है, जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के इतिहास में और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और मान साहब अपनी पूरी टीम के साथ 2 दिन के दौरे पे हैं। नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है और नॉलेज लेने के लिए कुछ हमारे जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं जी ये तो पता नहीं पंजाब सरकार ने पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, ये तो जी पता नहीं क्या हो गया। ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है। खेती में
खेती पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रेरियन स्टेट है। जो हम खेती में काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो यहाँ से खेती मंत्री या खेती के जो ऑफिसर्स हैं वो पंजाब आ सकते हैं, वो वहाँ से सीखकर दिल्ली में लागू कर सकते हैं। और इसके लिए सीखने के लिए कोई अच्छी चीज हमें इटली भी जाना पड़े जाएंगे, हमें किसी और स्टेट में जाना पड़े जाएंगे, किसी और को आना पड़े आएंगे। सिंगापुर की कोलैबोरेशन से बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं दिल्ली में। हमारे टीचर्स को फिनलैंड, दिल्ली के फिनलैंड और कैम्ब्रिज भेजा गया सीखने के लिए, और उन्होंने आके यहाँ पे ऐसा कमाल के आइडियाज दिए, फुल ऑफ आइडियाज वहां से लेके वो फुल ऑफ आइडियाज होके वहां से लैस होके आए और यहाँ के स्कूलों का कायापलट कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने और झूठी खबरें फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। राष्ट्र की एकता के खिलाफ जो भी दुष्प्रचार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। देश को तोड़ने का, भ्रमित करने का, भय फैलाने का और झूठी खबरें फैलाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बने, जो दुष्प्रचार करे, हमने पहले भी कहा था उसको नियमों के अनुसार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर भारत सरकार ने 16 ऐसे YouTube चैनल्स को और पोर्टल्स को बंद करने का काम किया है। ये 5वीं बार ऐसा हुआ है और आपने देखा होगा इनके करोड़ों व्यूज़ थे और इससे समाज में नकारात्मकता फैलाने का या दुष्प्रचार करने का जो प्रयास किया गया उसके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई एक के बाद दूसरी बार की गई है। और ये स्पष्ट संदेश उन लोगों के लिए है जो सीमा से पार और सीमा के अंदर, यानी कि देश के बाहर और देश के अंदर इस तरह का दुष्प्रचार, भ्रम, भय और झूठी खबरें फैलाने का काम करते हैं। उनके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई आगे भी होती रहेगी, क्योंकि भारत की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इस दुष्प्रचार को रोकने का आगे भी प्रयास जारी ही रहेंगे। सर, जिस तरीके से इनकी व्यूवरशिप इतनी ज्यादा है, तो क्या मंत्रालय ये सोच रहा है कि जो यूट्यूब चैनल अनाप शनाप तरीके से चल रहा है, इनको कुछ दिशा निर्देशों के दायरे में लाया जाए या इन पर काबू करने के लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान की जाए, क्योंकि आपने 5 बार अब तक स्ट्राइक किया है? देखिए, सेल्फ रेगुलेशन हमने रूल्स के अंतर्गत दी है, जहां पे एक प्रयास था कि सब अपने आप नियमों के अंतर्गत ही काम करें, लेकिन जो भी गलत काम करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम हमने पहले भी किया, आगे भी करेंगे। और इसका समाज में, देश ने और सभी ने स्वागत भी किया है। और मैं धन्यवादी हूँ मीडिया का, जिन्होंने जनता तक भी इस खबर को पहुँचाया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो, कि कुछ लोगों ने प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल किया है। हम इसके विरोध में नहीं हैं कि लोगों तक सही खबर पहुंचाने का काम डिजिटल मीडिया के माध्यम से किया जाए, उसका स्वागत है। लेकिन कोई गलत खबर पहुंचाता है तो उसका देश और समाज को तो नुकसान है ही। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर जो कड़ी मेहनत करके सही खबर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके प्रयासों को भी एक ठेस पहुंचती है और उन पर भी प्रभाव पड़ता है। और आम आदमी को जानना मुश्किल होता है क्या सही क्या गलत है। तो इसीलिए जहां एक और पीआईबी की तरफ से हमने फैक्ट चेक शुरू किया था, जहां पर कोई भी उस पर जानकारी प्राप्त करना चाहते तो हम बताते हैं कि सही है झूठ है, उसी तरह से ही इन गलत और बेफजूल जो बेमतलब की खबरें या देश के खिलाफ खबरें उसको जो चलाता है उसको बंद करने का यहाँ पे काम किया गया है। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।